नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने सुना था कि आयशा मारवा और रेखा मूर्ति दोनों ही आपस में बातें कर रही थी, जिसमें आयशा मारवा रेखा से कहती है कि तुम इतनी दूर का कैसे सुन लेती हो। अगर तुमने उस रात वो बातें नहीं सुनी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अब ये दोनों अभी अपनी इन्हीं बातों में ही थी। वो भी सोचती हैं कि किस तरह से रेखा मूर्ति को उस 6 फुट के इंसान की बातें सुनाई दी थी और जिसे अब वो आयशा से बताने लगती है। और आयशा ने भी जब उस इंसान को देखा तो वो अब एकदम से सोचती है ये जिंदा कैसे। इधर रेखा ये सब सुनकर जब आयशा को पता चला कि जब रेखा ने आयशा को बताया कि वो उसे अनिका को मारना चाहता है, यानी कि कार्तिक को मारना चाहता है, तो अनिका आयशा एकदम से अब घबरा जाती है और वो रोने लगती है। रेखा मौसी अब उन्हें संभालते हुए रेस्ट रूम से लेकर आ जाती है और अब वो उसे कहती है वो हमारी अनिका को मारना चाहता है, मेरा मतलब है कि कार्तिक को। और अब दोबारा से इस बात को सुनकर तो अब आयशा मारवा कहती है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। अब तक उस इंसान ने एक माँ की कमजोरी देखी है, अब वो एक माँ की ताकत देखेगा। आयशा खुद के इमोशंस को कंट्रोल करती है। आयशा मारवा रेखा मूर्ति से कहती है मेरे साथ जल्दी से यहाँ से चलो। अब आयशा की इस बात को सुनकर अब रेखा मूर्ति को भी हैरानी होती है कि आखिर अब आयशा को क्या हुआ, जो आयशा भी इतना डर सी गई थी, इतना सहमी हुई सी थी, अब उसे क्या हुआ। लेकिन अब रेखा मूर्ति कहती है हाँ चलते हैं, क्योंकि रेखा को लगता है कि वो अभी पैनिक कर रही है, इसलिए ही वो अब उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। अब वो कहती है कि हाँ हम इसके बारे में अनिका को बता देते हैं, वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन रेखा की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है ऐसा अब नहीं हो सकता, अनिका पीछे नहीं हट सकती, वो भी किसी दूसरे इंसान की वजह से। हमें बस अब कुछ और सोचना होगा। अब आयशा की इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है कि क्या सोचे हम। हाँ मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है इसके सॉल्यूशन का। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि जल्दी से पार्टिसिपेट नंबर 2 से कांटेक्ट करते हैं। अब आयशा की बात सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है ठीक है जल्दी से चलते हैं। इसलिए वो दोनों ही अभी रेस्ट रूम से बाहर निकल कर आ जाती हैं और वो अब उस रूम को ढूंढने लगती हैं जहाँ पर वो पार्टिसिपेंट था। कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचती हैं तो रेखा मौसी अब उस रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने एक 30 से 32 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था। उसे देखकर अब रेखा मूर्ति कहती है अंदर चलकर बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट है। इस बात पर वो लड़का कहता है इस तरह से यहाँ पर आपका आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेखा मूर्ति ने जब देखा कि ये लड़का ऐसे तो मानने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें हर हाल में बस अनिका को उस इंसान से, उस शख्स से बचाना था, इसलिए अब रेखा मूर्ति के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था अपनी आइडेंटिटी को बताने का। इसलिए जब रेखा ने देखा वो सुनने को तैयार ही नहीं है तो रेखा मूर्ति अब उसे कहती है मैं लंदन की एंटिटी की मालकिन रेखा मूर्ति हूँ और मैं यहाँ पर आपकी रेसिंग पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। अब रेखा की इस बात पर वो लड़का अब एकदम से हैरान हो जाता है कि सच में क्या ये सही कह रही हैं, क्या वो सच में मेरी ही रेसिंग पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आई है। रेखा की ये बात सुनकर एक बार तो वो लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसे भी तो इस रेस में अपना नाम कमाना था, उसे भी तो यहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए था, इसीलिए अब वो भी अब कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे मैनेजर से ही बात करनी चाहिए। इधर आयशा मारवा भी अब जल्दी से अंदर आने के बाद अब वो उस शख्स से कहती है आप जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, तुम्हारे फ़ायदे की ही डील है। ये सुनते ही अब वो लड़का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसे ऐसे करते हुए देखकर अब आयशा मारवा उसे कहती है
मुझे पता है कि तुम कभी भी टॉप 5 में भी नहीं आए हो और ये तुम्हारे लिए टॉप 5 में आना भी बहुत ही मुश्किल है। और अगर तुम हमारे साथ ये डील कर रहे हो तो इससे इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी की बातें तुम्हें ये समझा देगी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है अभी। ये सुनते ही वो लड़का अब कहता है कि मेरे ठीक है फिर, लेकिन अगर तुम मेरे फ़ायदे की बात करना चाहते हो तो मगर मैं तो आपने कहा ही है कि मैं टॉप 5 में भी नहीं आया हूँ, तो लेकिन इससे मेरा फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि मैं तो अपने अकॉर्डिंग की तो अपनी गाड़ी को चलाऊँगा ना। उस लड़के की बात अब वो लड़का कहता है, या आपके पास इसका भी कोई ऑप्शन है, मेरी गाड़ी को आखिर कौन चलाएगा। उस शख्स की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मैं चलाऊंगी। ये कहते हुए ही आयशा मारवा वहाँ पर रखी हुई ड्राइविंग सूट को अब उठाकर अब अंदर चेंज करने के लिए चली जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जितना ज़्यादा शौक में वो लड़का था, उतना ही बड़ा शौक यहाँ पर रेखा मूर्ति को लगा था। रेखा मूर्ति को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो औरत कार ड्राइव करने से भी डरती है, आज वो इतने बड़े रेस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। अब रेखा तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये आयशा करना क्या चाहती है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने आयशा का साथ देकर कोई सबसे बड़ी गलती कर दी, और कहीं इसका अगर कोई भी नुकसान होता है तो फिर मैं रोहित को, अनिका को क्या जवाब दूंगी। यहाँ पर ये दोनों अभी अपने शौक में ही थे कि वहीं अब तक सारे ही पार्टिसिपेंट्स का नाम अब वहाँ पर रेस के लिए अनाउंसमेंट हो रहे थे और वहाँ पर लगभग सभी पहुँच भी गए थे। लेकिन पार्टिसिपेंट्स नंबर 2 को बार बार बुलाया जा रहा था, क्योंकि आयशा की वजह से अभी पार्टिसिपेंट 2 को आने में थोड़ा सा देरी हो रही थी। आयशा अब तक पूरी तरह से रेडी होकर अब बाहर आ जाती है और वो अब उस रूम से जल्दी से 2 नंबर के नाम को अनाउंस होने से अब जल्दी से बाहर निकल कर जाने लगती है। अब ये देखकर तो अब रेखा मौसी अब कहती है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ, और हाँ, दरवाज़ा बंद कर देना। रेखा मूर्ति ये बात अब उस लड़के को कहती है और ये कहते हुए ही रेखा मूर्ति अब वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है। उन्हें यही डर था कि आयशा अनिका को कैसे बचाएगी। क्या मुझे रोहित को इसके बारे में बता देना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयशा जो कि खुद कार रेसिंग से इतनी डरती है, कहीं आयशा को ही कुछ ना हो जाए। इसलिए मुझे इसके बारे में एक बार रोहित से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब रोहित ही कुछ कर सकता है। अगर रोहित चाहे तो इस रेस को भी वो रुकवा सकता है। अपने मन के डर और कंफ्यूजन से तो अब रेखा मूर्ति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जैसे ही अब ऑडियंस के बीच में पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि आयशा मारवा कार नंबर 2 में अब बैठ चुकी हैं और अब तक रेस भी शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे रेस अब आगे बढ़ती जा रही थी, ठीक वैसे ही रेखा मौसी की हैरानी भी बढ़ती जा रही थी, साथ के साथ उसके दिल की धड़कनें भी। कुछ ही देर के बाद जैसे ही रेस अब फिनिश हुई, तब आयशा मारवा अपनी गाड़ी से निकलकर जल्दी से ऑडियंस के बीच में खड़ी रेखा मूर्ति के पास आ जाती है और उनके पास आकर अब वो उनके कंधे पर हाथ रखकर अब उन्हें अंदर चलने के लिए इशारा करती है। आयशा मारवा और रेखा मूर्ति दोनों अभी उसी दिन के ही ख्याल में थी कि तभी अब रेखा मौसी ने आयशा मारवा से कहा, जब तुम इतनी अच्छी कार रेसिंग कर सकती हो आयशा, तो आपको कार रेसिंग से डर क्यों लगता है? अब रेखा मूर्ति की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, इसके पीछे एक वजह है। वैसे मेरे ख्याल से अभी हमें बच्चों के पास उनके रूम में चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है। इस बात पर अब रेखा मूर्ति कहती है, जी जरूर, क्यों नहीं। यहाँ पर ये दोनों ही बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती हैं तो वहीं बूढ़े किंग के पैलेस में आज स्टैचू ने अनिका को पूरी तरह से हरा दिया था। वो अनिका को देखते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से करना। इस बात पर अब अनिका कहती है, कल मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। हालांकि मैं तुम्हें आज नहीं हरा पाई हूँ, लेकिन कल के लिए तुम भी हार चखने के लिए तैयार रहना। अब अनिका की इस बात पर अब किंग भी कहते हैं कि कल देखा जाएगा, लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर अभी और भी ध्यान देना चाहिए।
कल कल देखना आज मेरे लिए खाना बनाओगी या नहीं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं बस वही ही करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बस अभी फ्रेश होकर आपके लिए खाना ही बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर अब सभी फाइटर्स अब अनिका को प्रेज करते हुए कहते हैं, वेल डन मैम, आपने उसे टफ फाइट दी, उसके आगे तो हम टिक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि किंग की स्टैचू वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक मशीन है, और मशीन के आगे टिकना कितना टफ होता है ये बात हम भी जानते हैं। यानी अनिका अब उन सब की बातों को सुनकर अब उन्हें थैंक यू बोलकर अब वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे रिया की बात याद आती है। अनिका अब यही सोचती है कि पहले जाकर वो चेंज कर ले, उसके बाद मैं किंग के लिए खाना लेकर जाऊंगी तो उन्हें बता दूंगी जो रिया ने उसे मंगाने के लिए बोला था। ये सोचते हुए ही अनिका अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के बाद जब वो अपने रूम में पहुंच जाती है तो वो देखती है कि उसके रूम की बालकनी में एक पंछी बैठा हुआ था। उसके पास जाकर अब अनिका उसके साथ आई कांटेक्ट करने लगती है तो उससे वो पंछी अब एनी का दिया हुआ मैसेज दे देता है। उस पंछी की सारी ही बातों को समझने के बाद अनिका अब उसे कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। तुम अभी एक काम करो, तुम वापस जाओ और एनी से कहो कि वो अपना प्लान बनाए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अनिका की इस बात को सुनकर अब वो पंछी भी अब अपनी पलकों को झपकाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ अनिका के दिमाग में अभी कुछ चल रहा था, उसे पता चल गया था कि अब उसे क्या करना है, इसलिए अब वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े को निकालते हुए अब वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित के पैलेस में सभी आ जाते हैं और वो उस टेबल पर सभी बैठ जाते हैं। अपने सामने करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल को देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास को उन्हें अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ने मिलकर ही इनके मिशन को लीड किया था। क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर मीटिंग हॉल में ही बैठे थे, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर अपनी पूरी ही टीम के साथ उस मीटिंग हॉल में पहुँच गया था। भूमिका अब धनंजय पीरामल से कहती है, क्या बात है ताऊ जी, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। भूमिका की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कुछ दिनों पहले मैं और करण गुलेरिया राजीव को ढूंढते हुए एक जंगल तक पहुंच गए थे और जैसे ही हम वहां से निकल कर आ रहे थे तो मेरी नज़र एक शख्स पर जाती है जो इंसान होकर भी इंसान नहीं था। उसके अंदर मुझे अजीब से चेंजेस लग रहे थे। इंस्पेक्टर अब्बास, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के इस केस में कहां तक पहुंचे हैं। धनंजय की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हम काफ़ी आगे आ गए हैं सर, लेकिन हमें जीत हासिल अभी तक नहीं हुई है। अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इस बार आप इस केस को जरूर सोल्व करेंगे, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब धनंजय की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास उनसे कहते हैं कि सर, हम जिस मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं उसे अनिका ही लीड कर रही है और इस काम में मिस्टर रोहित मारवा उनका साथ देते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल एकदम से हैरान भी होते हैं, लेकिन उन्हें अनिका के लिए प्राउड भी फील होता है और अब वो एनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अनिका आपके पास कोई प्लान है क्या। इस बात पर अब एनी कहती है, हाँ पापा, मैंने कुछ सोचा है। ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब उसे कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ। इस बात पर अब एनी कहती है, जो कि यहाँ पर अनिका बनकर खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब एनी कहती है, हमारे पास अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसमें हमें पता चला है कि दुश्मन 8 गांव पर वार करने वाले हैं। अब हमें भी खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से अब विलेज मिशन का आगाज हो गया है। अब अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप मुझे प्लान बताइए, फिर उस हिसाब से हम सब डिसाइड करते हैं कि हमें किसको क्या करना है। यहाँ अब एनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, सारे गांव के लिए तो हो जाएगा, लेकिन
हमें हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करे। इससे हमारे लिए इस मिशन में आसानी होगी। अब यानी कि अनिका की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अनिका, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि इंडियन आर्मी में है। और बेटा अनिका, तुम भी जानती हो ना उसे, तो फिर उसे भूल क्यों नहीं, तो फिर तुम उसे बुला क्यों नहीं लेती हो यहाँ पर। अब ये धनंजय की इस बात को सुनकर अब बहनी कहती है कि हर गांव में एक बेस्ट फाइटर के साथ एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपने अब तक के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ कि कुछ देर तक सोचने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप सभी लैंड पर फाइटिंग कर लेते हैं। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ हम सब वो सब कर लेते हैं क्योंकि हमने वो फाइटिंग सीखी है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो वाटर फाइटिंग कर सकते हैं। धनंजय की इस बात पर अब सभी नामे अपना सिर हिला देते हैं। सभी को ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल अब बैनी और जॉन से कहते हैं, क्या तुम दोनों को भी वाटर फाइटिंग टेक्निक नहीं आती है क्या। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात पर जॉन और रैनी दोनों ही अब अपना सिर झुका देते हैं, क्योंकि दोनों ही अब यहाँ पर अनिका और रोहित थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो हर तरह की फाइट कर सकते हैं, लेकिन वाटर तो उनकी वीकनेस है। वो दोनों अब चाहकर भी वाटर फाइटिंग नहीं कर सकते थे, इवन उसे सीख भी नहीं सकते थे। अब सभी को ऐसे सिर झुकाया हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, क्या तुम रेडी हो वाटर फाइटिंग टेक्निक के लिए। वैसे मुझे पता है कि स्वाति से बेस्ट आज तक कोई नहीं है, लेकिन हम दोनों दुश्मनों को संभाल तो सकते ही है ना। यहाँ ये सब अभी अपनी ये सब प्लानिंग कर ही रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अंजलि मामी अब आलिशा के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि वो आलिशा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। आलिशा हालांकि उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करने से बच रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अंजलि मामी के सामने थोड़ी सी भी इमोशनल होए और राजीव गुलेरिया से रिलेटेड बातें उसे बता दे। आलिशा ने अब उससे कहा कि हम वॉशरूम यूज करके आते हैं। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है कि ठीक है बेटा। आलिशा इधर बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसका फोन अब वहीं पर ही था। अंजलि कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहां पर अब आलिशा का फोन बजने लगता है। जैसे ही अंजलि मामी अब फोन की स्क्रीन को देखती है तो उसमें मिस्टर राजीव गुलेरिया लिखा हुआ था। राजीव के नाम को देखकर अब अंजलि को ऐसा लगा जैसे राजीव आलिशा को उससे दूर कर देना चाहता है। अब अंजलि अपने मन में ही यही सोचती है कि राजीव आलिशा को फोन क्यों कर रहा है। राजीव को सब कुछ अब पता तो है ही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आलिशा को मेरे अगेंस्ट भड़काना चाहता हो। यहाँ अंजलि मामी अभी यही सोचती है कि अब वो राजीव से कहेगी कि वो उसके बच्चे से दूर रहे, क्योंकि अंजलि नहीं चाहती थी कि राजीव उनके बच्चों के मन में उसके लिए कोई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कहे। इसलिए अब वो बिना कुछ सोचे समझे ही अब आलिशा के फ़ोन को उठा लेती है, और अब वो उसके फ़ोन को उठाकर अब हेलो कहने ही वाली थी कि तभी उनके कानों में अब राजीव की आवाज़ आती है कि बेटा आलिशा, क्या तुम मेरे रूम में आ सकती हो, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और हाँ, हो सके तो आकाश को भी यहाँ पर मेरे कमरे में लेकर आना। ये सुनते ही अब अंजलि कहती है, तुम कहाँ पर हो राजीव, और तुम आकाश और आलिशा से क्यों मिलना चाहते हो। देखो राजीव, मुझसे झूठ बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से समझती हूँ। अब अंजलि की आवाज़ को सुनकर अब राजीव अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर अब अंजलि के मन में अब ढेर सारे सवाल थे। अब तक आलिशा भी वहाँ पर वॉशरूम से वापस आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद आलिशा ने देखा कि उसका फ़ोन तो अभी अंजलि मल्होत्रा के हाथ में है और वो किसी गहरी सोच में थी। आलिशा अब वहाँ अंजलि को ऐसे देखकर अब वहाँ पर आकर उसके पास आकर बैठकर अब उससे कहती है, क्या हमारे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया था क्या। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, क्या तुमने और आकाश ने उन्हें अपना पापा मान लिया है। अब अंजलि की मल्होत्रा की इस बात पर अब आलिशा उन्हें हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या कह रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आलिशा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, कहाँ है तुम्हारे पापा। इस वक्त इस बात पर अब आलिशा कहती है,
वो ठीक है, आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यही आपके लिए भी ठीक होगा। अब आलिशा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी माँ तुमसे तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रही है, इसलिए मुझे चुपचाप बताओ कि कहाँ है वो, और वो तुम्हें और आकाश को यहाँ पर क्यों बुला रहे हैं। देखो आलिशा, मुझसे झूठ बिल्कुल भी मत बोलना, मैं उस राजीव को अच्छी तरह से जानती हूँ। अब अंजलि की इस बात पर अब आलिशा कहती है, तो हमने कहा ना, आपको उससे नहीं मिलना चाहिए और ये आपके लिए ठीक भी नहीं होगा। अब आलिशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा गुस्से में आ जाती है और अब वो गुस्से से आलिशा को देखते हुए कहती है, मैंने आपसे जो पूछा है आप बस मुझे वो बताओ, मुझे तुम्हारे पापा कहाँ है। इस बात पर अब आलिशा को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो अंजलि मामी से कहती है, अब क्या लेना देना है आपको उनसे, वो जहाँ पर भी है उन्हें वहाँ पर रहने दीजिए ना। और आप शायद भूल रही हैं कि आपने किसी और से शादी कर ली है, उसे आपको और उससे आपके 2 बच्चे भी हैं। आपको क्यों हमारी कंसर्न है। इस बात पर अब अंजलि मामी ने आलिशा को उसकी बातों को सुनकर एक जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम और आकाश बिल्कुल अपने पापा पर गए हो ना। कभी उन्होंने मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की और ना ही अब तुम दोनों, क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो मुझे तो कोई समझना ही नहीं चाहता है। जिसके मन में जो आता है वो मुझे वही सब बोलकर चला जाता है। ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब गुस्से में ही वहां से बाहर निकल जाती है। जैसे ही अब वो एलिवेटर की तरफ जाने लगती है तो तभी उन्हें अब एक सर्वेंट वहां पर काम करता हुआ दिखाई देता है। उस सर्वेंट को वहां पर देखकर अब अंजलि मामी उस सर्वेंट से कहती है, आकाश गुलेरिया कहाँ पर है। अब अंजलि मामी की इस बात को सुनकर अब वो सर्वेंट कहता है, वो 2nd फ्लोर पर जो लास्ट रूम है वहां पर है। वो अब उसकी इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है, थैंक यू। ये कहते हुए ही अब अंजलि मल्होत्रा वो एलिवेटर में जाकर अब 2nd फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। इधर आलिशा बेबी अभी अपने गाल पर अपना हाथ रख कर अभी खड़ी हुई थी, क्योंकि आलिशा के साथ ये पहली बार था जब किसी ने उनको इस तरह से थप्पड़ मारा था। लेकिन अभी भी वो यही सोच रही थी कि कहीं अंजलि मल्होत्रा राजीव के कमरे में ना चली जाए। इधर अंजलि अभी 2nd फ्लोर के बटन को प्रेस कर चुकी थी। कुछ ही देर में वो वहां पर अब पहुंच भी जाती है, इसलिए अपने कदमों को बढ़ाते हुए अब अंजलि मल्होत्रा उस रूम की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आलिशा बार बार अब अपने एक हाथ को अपने गाल पर लगाए हुए ही बार बार अब आकाश को फोन लगा रही थी कि अगर वो राजीव गुलेरिया के रूम में हो तो वो वहां से हट जाए। यहाँ आलिशा अब कभी आकाश को तो कभी मयूर को फोन लगा रही थी, क्योंकि अब आलिशा को ये दोनों ही ऑप्शन नजर आ रहे थे कि शायद अब ये दोनों ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आलिशा की यह होप भी खत्म होती है, क्योंकि दोनों में से ही कोई उनका फोन नहीं उठा रहा था। इसलिए अब आलिशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आलिशा अब जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर अब राजीव के कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। वहां राजीव के रूम में आकाश, श्रेया, मयूर, राजलक्ष्मी थे, जो कि राजीव से मिलने के लिए आए हुए थे। राजलक्ष्मी राजीव गुलेरिया को अच्छे से एग्जामिन करने लगती है। राजीव अब आकाश से कहता है, क्या यहाँ पर तुम्हारी माँ भी रहती है। अब इस बात पर अब आकाश उनसे कहता है, बचपन से मुझे मेरे करण अंकल ने ही संभाला है ना, मेरे साथ मेरे पिता थे और ना ही मेरी माँ। मैं आपको तो पता ही होगा ना, जब मैं 25 साल का हो गया था तो उसके बाद ही करण अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया था और ऑफिशियली मेरे वो पापा बन गए थे। ये सारी ही बातें तो आपके सामने ही थी ना। इस बात को सुनकर अब राजीव अपनी नज़रों को झुकाते हुए कहता है, बेटा मुझे माफ़ कर दो बेटा। इस बात पर अब आकाश कहता है, मैं तो आपको माफ़ कर भी देता, लेकिन मेरी किस्मत तो देखिए, मुझे तकलीफ़ देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं तो बच्चा था इसलिए शायद मैं कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन आपको तो याद है ना कि आपके दोनों भाई ने मुझे कितना मारा था। अरे उन दोनों ने ही मुझे अधमरा करके छोड़ दिया था और आपने उन्हें रोका तक नहीं था। सिर्फ तो आप वहाँ पर
खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। आपको तो मेरे मरने और जीने से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सब सुनकर अब श्रेया अब आकाश से कहती है कि आकाश प्लीज अब चुप हो जाओ। आकाश, ये आपके पिता हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता कि आखिर आप कब तक नाराज होने वाले हो इनसे। अब श्रेया की इस बात पर अब मयूर भी कहता है, हाँ भाई, बात श्रेया सही कह रही है। अब तुम्हें और आलिशा को राजीव चाचा को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिश्ते में तो वो तुम्हारे पापा ही हैं। इन्हें अपना लेना चाहिए। इन सभी बातों को सुनकर अब इससे पहले कि आकाश कुछ भी कहता कि तभी अब वहाँ पर सभी के कानों में अब अंजलि मल्होत्रा की आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी, तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये कहते हुए ही अंजलि मल्होत्रा अंदर आ जाती है, और जैसे ही अंजलि अंदर आती है तो अंजलि की इस बातों को सुनकर सभी की नज़र अब अंजलि पर जाती है, जहाँ पर सबको तो ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आकाश और मयूर दोनों ही अब अंजलि मल्होत्रा को वहाँ पर देखकर अब एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि अंजलि मामी यहाँ पर राजीव के कमरे तक आ जाएगी। वो इससे पहले अंजलि को कुछ भी कहते तब तक अंजलि की नज़र वहाँ पर बेड पर बैठे हुए राजीव गुलेरिया पर जाती है, जिसके सिर पर बैंडेज लगा हुआ था। राजीव को ऐसे ही हालत में देखकर अब अंजलि एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे तो इस सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या रिएक्शन दे। अब तक वहाँ पर आलिशा भी आ जाती है उसके पीछे पीछे। सभी को वहाँ पर देखकर अब आलिशा कहती है, आप सभी यहाँ पर। इस बात को सुनकर अब राजीव उससे कहता है, कैसी रानी हो तुम, कोई भी तुम्हारा फ़ोन उठा सकता है, क्या तुम्हें अपनी प्राइवेसी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी प्राइवेसी लीक हो गई ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तुम्हारी वो फाइटर कमांडर कहाँ है जिसे तुमने अंजलि को बचाने के लिए भेजा था। अब राजीव की इस बात पर अब मयूर कहता है, हाँ चाचा, मैं भी काफ़ी वक्त से उसे ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वो कभी भी इनके पास नज़र नहीं आती। वो मुझे कभी दिखाई ही नहीं दी है। वैसे आप चिंता मत कीजिए, इनकी सुरक्षा के लिए मैं हूं ना, इनका भाई इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। अब राजीव की इस बात पर अब मयूर अनिका का नाम लेने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर अब वो वहीं पर ही चुप हो जाता है। इस रूम में मौजूद एक आकाश ही ऐसा था जिसे ये पता था कि जिस फाइटर की तारीफ राजीव चाचा और मयूर कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद आलिशा ही है, क्योंकि अब आकाश को तो आलिशा के बारे में सब कुछ पता था। वहीं अंजलि अभी अपने कदमों को अब राजीव की तरफ बढ़ा देती है। कुछ देर के बाद अब वो राजीव के बेड के बिल्कुल पास आती है, और अब वो वहाँ पर उसके बेड पर आकर बैठ जाती है, और अब वो अपने हाथों को अब राजीव के सिर की तरफ बढ़ाने लगती है, और अब वो उसे कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, ये चोट कैसी लगी। इससे पहले कि अंजलि के हाथ राजीव के सिर पर जाते कि तभी राजीव ने अंजलि के हाथों को रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हैं आप मिसेज अंजलि किशन मल्होत्रा, आपका इस तरह से मेरे पास आना सही नहीं है। मेरे ख्याल से आपको अपने पति के साथ होना चाहिए। अब राजीव की इस बात पर अब आलिशा भी कहती है, हमने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कुछ समझना ही नहीं चाहती हैं। अब आलिशा की इस बात पर अब आकाश भी कहता है, आलिशा सही ही तो कह रही है, आपको यहाँ पर अभी नहीं आना चाहिए था। हम सब यहाँ पर एक दूसरे को संभाल लेंगे। अब आकाश की ये बात सुनते ही मानो अंजलि का तो दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया हो। वो अब राजीव को देखते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन राजीव, आखिर तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर ही दिया। यही सब तो चाहते थे ना तुम, और यही सब तो उस दिन तुमने मुझे फ़ोन पर कहा था। ये कहते हुए ही अब अंजलि मामी की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं, और अब वो रोते हुए उस रूम से बाहर निकल कर जाने ही लगती है। तो वहीं श्रेया अब आकाश और आलिशा से कहती है, मुझे लगता है कि आप दोनों पागल हो गए हैं। अरे इस तरह से बिहेव अपने पेरेंट्स से कौन करता है, अजीब हो आप दोनों। इस बात पर अब आकाश उसे कहता है कि तुम मुझे और आलिशा को ही गलत समझ रही हो श्रेया। तुम्हें क्या लगता है हमें अच्छा लगता है उनके दिल को दुखाना? ऐसा नहीं है, हमारा भी मन करता है कि हम उन्हें गले लगाकर उनके साथ ढेर सारी बातें करें, उन्हें अपनी माँ कहें। इस बात पर अब श्रेया कहती है, अगर ऐसा है तो आप दोनों उनसे कुछ कहते
अकेले क्यों नहीं हैं, क्यों उन्हें अपने प्यार से दूर रखा हुआ है। अरे ये भी तो सोचो ना कि वो भी तो अपने बच्चों को प्यार करने के लिए कितने ही साल तरसी होगी। क्योंकि आकाश, जब तुमने मुझे ये सब बताया था तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं अपनी उन्हीं यादों में चली गई थी जब जब मेरी बेटी मुझसे चोरी हो गई थी। तो मैं अपनी बेटी के लिए कितनी तड़पी थी। इसलिए आकाश, मैं एक माँ का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती हूँ।